हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद आलम अंसारी। मैं आपको पढ़ा रहा था अपने इस चैनल आलम फाउंडेशन क्लासेस के माध्यम से क्लास 11th की फिजिक्स, और उसमें मैं आपको शुरू किया था यूनिट एंड मेजरमेंट, मापन और मात्रक, जिसमें हमने आज शुरू करना है परसेंटेज एरर। इसके पहले मैंने डायमेंशंस पढ़ा दिए हैं आपको, उस पर 3 वीडियो बहुत अच्छे से पढ़े हुए हैं। फिर मैंने आपको लास्ट वन पढ़ाया था क्या, सिग्निफिकेंट नंबर और राउंडिंग ऑफ। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे पुराने वीडियोस देख के आए होंगे और आज की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। परसेंटेज एरर की बात होती है, मैं परसेंटेज को छोड़ता हूं। सबसे पहले बात करता हूं कि एरर क्या होता है। एरर त्रुटि क्या होती है, त्रुटि क्या होती है। तो जो एरर की मैं बात कर रहा हूं, त्रुटि की मैं बात कर रहा हूं, मान लीजिए कि आपसे कोई भी एक्सपेरिमेंट करने को कह दिया गया। एरर का मतलब है जब आप कोई काम करेंगे तभी तो आपसे मिस्टेक होगा, एरर तो वहीं आएगा ना। मान लीजिए कि आपसे कोई काम करने के लिए कहा गया, आपसे कह दिया गया कि सरल लोलक का आवर्तकाल निकालिए। सिंपल पेंडुलम ले लीजिए और चलिए लेबोरेटरी में, और इसका आप एक्सपेरिमेंट के थ्रू टाइम पीरियड बताइए कितना आया, आवर्तकाल कितना आया। या आप सरल लोलक के लिए गुरुत्व त्वरण जी का मान निकालने के लिए पहुंच गए, सॉरी अब जी का मान निकालने के लिए पहुंच गए, आपसे जी का मान निकालने के लिए कह दिया गया। अब इसके लिए आप जो लोलक लिए होते हैं उसका आप निकालते हैं कि उसका व्यास क्या है, तो उसके लिए आप वर्नियर कैलिपर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत अच्छी चीज है कि आपसे एरर होगा ही क्यों, तो दो चीजों की वजह से हो सकता है एरर। मिस्टेक आपके रिजल्ट डिफर इसीलिए कर सकते हैं कि पहला नंबर आपको जो इंस्ट्रूमेंट मिला हो उसी में प्रॉब्लम हो, जो इंस्ट्रूमेंट हो वही गलत हो, उसी में कुछ ना कुछ मिस्टेक, पहले से वो इंस्ट्रूमेंट अच्छे से काम ना कर रहा हो, पेच ढीला हो। ये हो सकता है कि जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट मिले उसमें कोई प्रॉब्लम रहा हो। और दूसरा हो सकता है कि हमें जो प्रिकॉशंस करना चाहिए था अपने एक्सपेरिमेंट को करते समय, हमने उसको अच्छे से नहीं किया हो। जैसे कहा जाता है कि आप इस लोलक को एक बार डिस्प्लेस करिए, कुछ दूरी विस्थापित कर दीजिए, और ये जो यहाँ डिस्प्लेसमेंट का जो एंगल होना चाहिए वो 15 से 25 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और आपने क्या किया, इसको उठाया और लेके यहाँ चले आए। अब ये आपने एरर कर दिया। आप एक्सपेरिमेंट उतनी सावधानी से नहीं कर रहे हैं, आप एक्सपेरिमेंट में जो प्रिकॉशन है उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, और आपका जो एक्सपेरिमेंटल डाटा आएगा, जो रिजल्ट आएगा वो गलत आएगा। तो मिस्टेक दोनों तरफ से हो रही है। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है कि हम जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है उसमें कोई ना कोई खराबी हो, और सेकंड क्या हो रहा है कि जो एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं अपने एक्सपेरिमेंट में ही हम कुछ ना कुछ लापरवाही करें। अब जैसे केमिस्ट्री में ही एक सिंपल एक्सपेरिमेंट हमने ले लिया, वहां कह रहा है कि 2-3 ड्रॉप मिलाइए डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। मान लीजिए आपसे कह दिया, आपने क्या किया, डाइल्यूट की जगह कंसंट्रेट ले लिया, और मिलाना 2-3 ड्रॉप था, 4 ड्रॉप था, आपने मिला दिया इसमें 10 ml मिला दिया या 2 ml मिला दिया। तो आप क्या कर रहे हैं, जो अमाउंट है उसको आप डिफर कर दे रहे हैं सीधा सीधा, तो आपका रिजल्ट जाहिर सी बात है गलत आना है। तो इसी को हम एरर के अंतर्गत समझेंगे। एरर हमारे लिए, हमारे इस चैप्टर में, हमारे सिलेबस में, हमारे इस बोर्ड और कंपटीशंस में एरर हमें 2 तरह से पढ़ना है। एरर हमारे लिए 2 तरह से है, एक क्रमबद्ध त्रुटि है और दूसरा अनियमित त्रुटि है। एक है क्रमबद्ध त्रुटि, क्रमबद्ध त्रुटि, और दूसरा है अनियमित त्रुटि, अनियमित त्रुटि। पहला जो है क्रमबद्ध त्रुटि, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं सिस्टमेटिक एरर, सिस्टमेटिक एरर। और हमारा जो अनियमित त्रुटि है वो क्या हो जाएगा, सिस्टमेटिक एरर, और जो ये हो जाएगा रैंडम एरर, रैंडम एरर। तो पहला जो एरर है हमारे पास है वह क्या है, सिस्टमेटिक एरर है, और दूसरा क्या है, रैंडम एरर है। सिस्टमेटिक एरर और रैंडम एरर, 2 एरर की हम बात करेंगे। अब हम इन दोनों को समझते हैं कि सिस्टमेटिक एरर क्या होता है और रैंडम एरर क्या होता है। ठीक है, सिस्टमेटिक एरर की अगर हम बात करें तो सिस्टमेटिक एरर वो एरर्स हैं जो नियमित रूप से हमें मिलेंगे। नाम से ही लग रहा है क्रमबद्ध त्रुटि, प्रयोग करते समय हमें हमेशा मिलती रहेंगी, उन्हें हम कहेंगे सिस्टमेटिक
एरर कहेंगे। जैसे कि अगर हम वर्नियर कैलिपर्स से किसी गोले का व्यास नाप रहे हैं तो उस वर्नियर कैलिपर्स में शून्यांक त्रुटि मिलती है जो सिस्टमेटिक रूप से मिलती जाएगी, कभी धनात्मक भी हो सकती है और ये क्या हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है। तो जो सिस्टमेटिक एरर है वह क्रम से मिलने वाली त्रुटि है और यह त्रुटियां क्या होती हैं, उस इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत पाई जाने वाली त्रुटियां हैं जो कि उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर पाई जाएंगी और उसके थ्रू, जैसे मैंने अभी बताया वर्नियर कैलिपर्स में आप क्या कर रहे हैं कि आप उसमें शून्यांक त्रुटि पा रहे हैं जो धनात्मक या ऋणात्मक कुछ भी हो सकती है। दूसरा नंबर जो सेकंड आएगा वो हमारा आएगा कौन सी त्रुटि है, अनियमित त्रुटि। अनियमित त्रुटियां जो होती हैं उनके रीजंस हमें बहुत अच्छे से पता नहीं चल पाते हैं। रैंडम एरर मतलब लग रहा है कि कभी कभार हो जाएगा, कभी आ सकता है, कभी नहीं भी आ सकता है। तो जो हमारा रैंडम एरर है, अनियमित त्रुटि है, यह क्या है, यह कभी भी उत्पन्न होने वाली त्रुटि है और ये अज्ञात कारणों से उत्पन्न होने वाली त्रुटि है। जैसे अचानक कोई ऐसा चीज होगा जिसकी वजह से हमारा मेजरमेंट गलत आ जाएगा, अचानक से कोई ऐसी घटना होगी जिसकी वजह से हमारा जो रिजल्ट है वो डिफर कर जाएगा। जैसे आप भी मैंने कहा था कि पेंडुलम लिया, इसको यहाँ तक हमने डिस्प्लेस किया और पता चला कि अचानक हवा तेजी से बहने लगी, तो हमारा ये फिर डिस्प्लेसमेंट चेंज हो जाएगा वहां पे और वो हमारा रिजल्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो गलत आ जाएगा। तो दो तरह की त्रुटियों की हम बात कर रहे हैं, क्रमबद्ध और अनियमित त्रुटि की बात कर रहे हैं। चलिए इसके आगे देखते हैं अगली बात। हो गया ये। अब इसके बाद से हम दो बातों पर और चर्चा करेंगे, फिर हम इसके बाद एरर को और तो अब हम देखेंगे कि हमने अभी देखा कि त्रुटि दो तरह की हो गई, एक क्रमबद्ध त्रुटि हो गई और एक जो त्रुटि थी वो कौन सी त्रुटि थी, रैंडम एरर था, जिसको हमने क्या नाम दिया था, अनियमित त्रुटियां। ठीक है, अब हम जो मेजरमेंट कर रहे हैं, जो माप कर रहे हैं, उसमें दो बातों का ध्यान देंगे, वो दो तरीके से हम समझेंगे। हमारी माप की एक एक्यूरेसी होगी, यथार्थता होगा, और एक प्रिसीजन होगा जिसको हम परिशुद्धता कहेंगे। एक्यूरेसी का मतलब क्या होगा कि मापित मान जो हम मेजर कर रहे हैं वो गिवन या प्रैक्टिकल जो प्रयोग करके वैज्ञानिकों ने निकाला है उसके वास्तविक मान के वो कितना निकट है, या जो भी वस्तु का वास्तविक मान है, रियल मान है, उसके निकट कितना मान हमारा है जो हमने प्रयोग करके निकाला है, वो उसकी यथार्थता एक्यूरेसी को बताएगा। परिशुद्धता राशि जो मापी गई है उसकी विभेदन सीमा कितनी है, ये भी एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब आइए चलिए देखते हैं, एक तार है जिसकी वास्तविक लंबाई जो यहाँ पे लिखी गई है, इसकी वास्तविक लंबाई, तार की वास्तविक लंबाई लिखी गई है 5.346 सेंटीमीटर। बोर्ड पर प्लीज ध्यान दें, 5.346 सेंटीमीटर। दो व्यक्ति हैं, एक का नाम है ए और एक का नाम है बी। अब ए जो है इसी तार की वास्तविक लंबाई को मीटर स्केल से मेजर करता है, जिसका एक अल्पतमांक आप जानते होंगे। अल्पतमांक यहाँ पे थोड़ा समझ लें, अल्पतमांक का मतलब होता है अल्पतम मान जो उस यंत्र द्वारा अल्पतम मान का क्या मतलब होता है, अल्पतम मान जो उस यंत्र द्वारा ठीक मापा जा सके। दो बार लिखना ठीक रहेगा। तो अगर मैं मीटर स्केल का अल्पतमांक कहूं तो मीटर स्केल सबसे मिनिमम जो डिस्टेंस पड़ सकता है वो 0.1 सेंटीमीटर पड़ सकता है। तो ए का हमने जो लेंथ नापा, ए वाले व्यक्ति ने जो मीटर स्केल द्वारा इसका लेंथ नापा, वह कितना मेजर किया हुआ है, उसने मेजर किया हुआ है 5.3 सेंटीमीटर। बी वाले ने कितना मेजर किया हुआ है, इसने वर्नियर कैलिपर्स का इस्तेमाल किया और उसे नापा 5.24 सेंटीमीटर। अब इन दोनों बातों से क्या निष्कर्ष निकलेगा, इनसे ये निष्कर्ष निकलता है कि मीटर स्केल द्वारा जो नापी गई दूरी है उसकी यथार्थता बहुत ज्यादा है। देखिए
हमारा जो रियल वैल्यू है 5.3 और ये भी 5.46 के नियर अबाउट 5.346 या 5.300 होगा, बट 00 तो आएगा नहीं क्योंकि मीटर स्केल द्वारा नापा गया, तो 5.3 ये इसके बहुत नजदीक है, वास्तविक मान के बहुत निकट है, तो इसकी यथार्थता ज्यादा है। ए वाले ने जो मेजरमेंट किया है उस मेजरमेंट का यथार्थता ज्यादा है। अब आइए बी वाले ने जो मेजरमेंट किया है उसमें देखिए उसकी यथार्थता कम है, यथार्थता क्या है, कम है, परंतु अगर एक्यूरेसी की बात अगर हम इसकी प्रिसिजन की बात करें, ठीक है, परिशुद्धता की बात करें तो क्या होगा, एक्यूरेसी तो कम हो गई लेकिन परिशुद्धता की बात करें तो देखिए दशमलव के 3 स्थान तक है, दशमलव के कितने स्थान तक पहुंच गया है, 2 स्थान तक। तो परंतु जो इसकी परिशुद्धता है वो क्या है, परिशुद्धता ज्यादा है, ठीक है। क्या है, उसकी विभेदन सीमा कितनी है, मतलब वो कितनी गहराई तक उसको मेजर कर ले रहा है। ये दशमलव के 3 अंक तक माप रहा था तो इसने भी दशमलव के 2 स्थान तक मापने की कोशिश की। इसमें सार्थक अंक 2 मिलेगा और इसमें सार्थक अंक कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। तो हमेशा याद रखना है आपको कि यथार्थता उस वास्तविक मान के कितना निकट उस मान को मापा गया है और परिशुद्धता उसकी गहराई कितनी है, मापने के कितने दशमलव के किस स्थान तक वो पहुंच रहा है और वो कितनी न्यूनतम यूनिट में, कितने न्यूनतम मान में, कितने छोटे से छोटे इकाई में उसको मापने की कोशिश कर रहा है। तो इसको नोट कर लीजिए पॉज करके, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमने ये देख लिया कि यथार्थता और परिशुद्धता क्या होती है। अब नेक्स्ट हम एक बात समझें कि कोई विद्यार्थी है, कोई स्टूडेंट है जिसको आपने किसी एक्सपेरिमेंट को करने के लिए कह दिया, वो उस एक्सपेरिमेंट को कई बार करता है जिससे उसकी कई रीडिंग्स आती हैं। तो मैंने लिखा एक विद्यार्थी अपने प्रयोग में किसी भौतिक राशि का मान ज्ञात करता है, इसके लिए उसने अपने प्रयोग को कई बार किया, बार बार उसने रिपीट किया, जिससे उसका परिमाण जो आया या जिसका परिणाम आया, जो रिजल्ट आया, चूंकि कई बार उसने प्रयोग किए, मान लीजिए n टाइम्स उसने एक्सपेरिमेंट किया है, तो पहली बार जो उसका रिजल्ट है वो x1, दूसरी बार x2, तीसरी बार x3, इसी तरह से उसका रिजल्ट कितने आए, x1, x2, x3, x4, x5 डॉट 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 xn आए। तो हम इसका जो वास्तविक मान निकालेंगे, पूछते मतलब इसकी वास्तविक रियल वैल्यू दी नहीं है, हमें खुद से फाइंड करना है कि रियल वैल्यू होगी क्या। तो वास्तविक मान जो आता है, तो इस जो उसने अपने एक्सपेरिमेंट में जो मान निकाले हैं ना n टाइम्स में, पहली बार प्रयोग किया, दूसरी बार किया, तो जितनी बार उसने प्रयोग करके वो मान निकाला हुआ है, उसका जब हम वास्तविक मान निकालेंगे, अर्थात हम उसका मध्यमान निकालेंगे, मीन वैल्यू निकालेंगे x बार। मध्यमान कैसे निकालते हैं, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या, माध्यमान। माध्यमान कैसे निकालते हैं, औसत मान या माध्यमान ऐसे ही तो निकालते हैं, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो जो उसका हम औसत मान निकालेंगे या मध्य मान निकालेंगे, वो क्या हो जाएगा, वो x1 + x2 + x3 n बार है तो n बार जोड़ के और n से डिवाइड कर लेंगे। ये जो x बार आएगा यही इसका वास्तविक मान या मध्यमान कहलाएगा। त्रुटि को व्यक्त करने का ढंग क्या क्या होगा, ये तो हमें पता है कि हम कैसे वास्तविक मान निकालेंगे। अभी इस पर एक प्रश्न कराऊंगा मैं। त्रुटि को व्यक्त करने का ढंग, मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग एरर्स, एरर को व्यक्त करने का क्या ढंग होगा। पहला जो ढंग होगा वो होगा एब्सोल्यूट एरर, पहला जो होगा वो निरपेक्ष त्रुटि होगा। कैसे परिभाषित करेंगे, निरपेक्ष त्रुटि या एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, जो उस भौतिक राशि का जो आपने वास्तविक मान या मध्यमान निकाला है उसमें से प्रेक्षित मान का अंतर ले लीजिए, ये डिफरेंस का साइन है, या माइनस लगाएंगे तो माइनस में आएगा चिन्ह, ठीक है ना। अब माइनस लेंगे तो कभी भी त्रुटि ऋणात्मक नहीं हो सकती है, इसीलिए हम यहाँ डिफरेंस का साइन लगाए हुए हैं कि चिन्ह का हमें ध्यान नहीं देना, बस दोनों के बीच का गैप देखना है। तो निरपेक्ष त्रुटि क्या होगा, माध्य मान या वास्तविक मान में से आपको प्रेक्षित मान का डिफरेंस लेना है। जैसे मैंने पहले मान को ले लिया x1, हमारा जो वास्तविक मान है वो x बार है, उसमें से हमने x1 का जो डिफरेंस लिया तो डेल्टा x1 आया, और यही डेल्टा x1 हमारे लिए निरपेक्ष त्रुटि आएगा पहले मान में।
इसी तरह दूसरे मान में, तीसरे मान में और अंतिम वाले मान में निकालना है या 90 वाले मान में, तो डेल्टा एक्स एन बराबर एक्स बार डिफरेंस क्या हो जाएगा, एक्स एन हो जाएगा। ये एब्सोल्यूट एरर निकालने का तरीका हो गया। पॉज करके नोट कर ले इसको भी। अब देखिए, अब अगला जो टॉपिक है वो माध्य या औसत निरपेक्ष त्रुटि का है। तो जो हमने निरपेक्ष त्रुटि निकाला है प्रत्येक मान में, तो उसी का औसत निकाल लीजिए तो क्या हो जाएगा, औसत निरपेक्ष त्रुटि आ जाएगा। तो अगर हम औसत निरपेक्ष त्रुटि की बात करें, डेल्टा एक्स बार की बात करें, तो वो क्या होगा, औसत निरपेक्ष त्रुटि क्या होगा, सभी निरपेक्ष त्रुटियों का क्या, औसत, औसत ही क्या कहलाएगा, ही औसत निरपेक्ष त्रुटि कहलाता है, मीन एब्सोल्यूट एरर कहलाएगा। तो डेल्टा एक्स बार लिखा। अच्छा, निरपेक्ष त्रुटियां क्या थी, अभी आपने लिखा था डेल्टा x1, डेल्टा x2, डेल्टा x3 प्लस डॉट 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 डेल्टा xn अपॉन व्हाट, अपॉन व्हाट, n। कितने बार होगा वो, n बार निकाले होंगे। अब इसी को आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा क्या, माध्य या औसत निरपेक्ष त्रुटि। इसके बाद जो अगला आएगा वो आएगा, इसके बाद जो नया हमारे पास माध्य औसत के बाद आएगा तो वो आएगा सापेक्ष अथवा भिन्नात्मक त्रुटि। क्या आएगा, सापेक्ष अथवा भिन्नात्मक त्रुटि, भिन्नात्मक त्रुटि, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर, रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर। चलिए, अभी तक तो हमने माध्य या औसत निरपेक्ष त्रुटि निकाला। ये कैसे निकाला आपको समझ में आया होगा। सभी निरपेक्ष त्रुटियों का हमने क्या ले लिया है, सभी निरपेक्ष त्रुटियों का अगर हम औसत निकाल लेंगे तो औसत निरपेक्ष त्रुटि मिल जाएगा। अब हमें निकालना है सापेक्ष अथवा भिन्नात्मक त्रुटि। तो जो हमारे लिए सापेक्ष अथवा भिन्नात्मक त्रुटि होगा वो क्या होगा, तो जब हम किसी भी भौतिक राशि का सापेक्ष या भिन्नात्मक त्रुटि निकालेंगे तो वो कैसे निकालेंगे, तो उसको निकालने का सबसे आसान फॉर्मूला मैं बता रहा हूं। सापेक्ष अथवा भिन्नात्मक त्रुटि जो होता है वह डेल्टा एक्स बार व एक्स बार के अनुपात के बराबर होता है, अनुपात के बराबर होता है। यानी कि अगर हमें किसी का सापेक्ष या भिन्नात्मक त्रुटि लिखना है तो सापेक्ष या भिन्नात्मक त्रुटि बराबर क्या लिख सकते हैं, भिन्नात्मक त्रुटि बराबर क्या लिख सकते हैं कि जो हमारा माध्य या औसत निरपेक्ष त्रुटि है, माध्य या क्या, औसत निरपेक्ष त्रुटि, उसके बटे क्या आ जाएगा बताइए, यक्स बार क्या था, यक्स बार क्या था बता सकते हैं। तो जो हमारा एक्स बार था वो क्या था हमारे पास, वो था माध्य, ठीक है, माध्यमान, क्या था, माध्यमान, या हम इसको वास्तविक मान बोले थे। तो क्या हो जाएगा, या तो क्या हो जाएगा, सापेक्ष या भिन्नात्मक त्रुटि बराबर डेल्टा एक्स बार अपॉन एक्स, डेल्टा एक्स बार अपॉन क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, डेल्टा एक्स बार अपॉन एक्स। इसको हम एक्स बार सॉरी, या हम लिख सकते हैं डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। तो जब भी आपसे भिन्नात्मक त्रुटि पूछेगा तो आप डेल्टा एक्स अपॉन एक्स के टर्म में लिख देंगे एक्स के लिए, ठीक है। इसको आप पॉज करके नोट कर लीजिए। इसके बाद आएगा हमारा लास्ट प्रतिशत त्रुटि, जिसको मैंने आप शुरू में हेडिंग करके आपको लिख के बताया रखा था, इसको में डाल लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। परसेंटेज एरर, अब आएगा हमारे पास परसेंटेज एरर, जिसको हम कह रहे हैं प्रतिशत त्रुटि।
तो ये क्या होगा, प्रतिशत त्रुटि क्या होगी। तो प्रतिशत त्रुटि क्या होती है, जब हम भिन्नात्मक त्रुटि में 100 का गुणा कर दें प्रतिशत के चिन्ह के साथ, तो वो क्या हो जाएगा, प्रतिशत त्रुटि कहलाएगा। भिन्नात्मक त्रुटि में 100 का गुणा कर लीजिए और परसेंटेज का चिन्ह लगा दीजिए, तो वो किसको बताएगा, प्रतिशत त्रुटि को बताएगा। ठीक है, आइए चलिए आपको और अच्छे से समझाता हूं। मान लीजिए हमने इसको लिखने का ढंग बना लिया कि भिन्नात्मक त्रुटि डेल्टा x अपान x इंटू 100, और यहाँ हो जाएगा हमारा जो वैल्यू आएगा वो परसेंटेज के रूप में। आप चाहे तो इसको नहीं भी लिखें तो भी आपका सही है। भिन्नात्मक त्रुटि में 100 से गुणा करने पर जो वैल्यू आती है वही क्या कहलाती है, प्रतिशत त्रुटि कहलाती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि किसी विद्यार्थी ने जो प्रयोग किया है उस प्रयोग के पश्चात वो क्या क्या निकाल ले रहा है, उसके वास्तविक मान को ढूंढ ले रहा है, उसमें निरपेक्ष त्रुटि ढूंढ ले रहा है, उसमें वो भिन्नात्मक त्रुटि, माध्य निरपेक्ष त्रुटि ढूंढ ले रहा है, फिर उसमें वो भिन्नात्मक त्रुटि ढूंढ ले रहा है, फिर उसके बाद से वो क्या ढूंढ ले रहा है, फिर उसके बाद से वो प्रतिशत त्रुटि ढूंढ ले रहा है। तो ये सारी वैल्यूज जो वो फाइंड कर रहा है वो अपने एक्सपेरिमेंटल डाटा के बेसिस पे फाइंड आउट कर रहा है। अब हमने जितना कुछ पढ़ा ना उसका एक समरी बताऊं, समरी बहुत बेसिक चीज बताऊं। देखिए मैं अगर आपसे क्वेश्चन करूं, इसका एप्लीकेशन बता रहा हूं, समझिए आपको समझने के लिए। मान लीजिए हमने कह दिया ए में प्रतिशत त्रुटि लिखो, ए में प्रतिशत त्रुटि लिखो, ठीक है। किसी भी भौतिक राशि में अगर हमें त्रुटि लिखना है तो कितना फाइनली हम कैसे लिखेंगे, तो ए में प्रतिशत त्रुटि बराबर क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे परसेंटेज एरर इक्वल टू, ठीक है, क्या हो जाएगा, ए के लिए लिखना है, जैसे एक्स के लिए हम प्रयोग कर रहे थे, x1 x2 x3 कई बार कर रहे थे, तो अगर हम ए के लिए लिखेंगे तो जहां हमारा x है वहां ए आएगा, डेल्टा ए, यहां भी a इंटू 100, ये हमारा हो जाएगा ए में प्रतिशत त्रुटि। लेकिन अगर यही क्वेश्चन हमारे लिए पावर के रूप में हो, पावर्स के रूप में हो, तब हम क्या करेंगे। जैसे अगर मैं कहूं कि a पे पावर n हो तो उसमें प्रतिशत त्रुटि बताइए। तो देखिए आपको पता है लॉगरिथम पढ़े होंगे आप, लघुगणक पढ़े होंगे कि जो घात होता है वो आगे आ जाता है, वही कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ लगाएंगे, परसेंटेज एरर इक्वल टू व्हाट, n इंटू, अब a में परसेंटेज एरर जो घात है वो आगे आ गया गुणा के रूप में, बाकी वो वैसे ही लिख लीजिए, डेल्टा a अपान a गुणे 100, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि कड़ी में a है, ऐसे है, तो इसका मतलब क्या होगा, क्यूब रूट लेना है इसका, क्यूब रूट लेने का मतलब क्या हो गया, 1/3 पावर आएगा, और स्क्वायर रूट लेने का ऐसे रहता तो 1/2 पावर आएगा, तो ऐसे लिखिए तो क्या हो जाएगा, में प्रतिशत त्रुटि बराबर क्या हो जाएगा बताइए, परसेंटेज एरर इक्वल टू, ठीक है, क्या लिखेंगे बताइए, 1/3 इंटू, देखिए जो घात है वो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं a पर 1/3, तो जो घात है वो पहले आएगा 1/3 डेल्टा a अपान a गुणे 100। तो आप इस तरह से समझ गए कि किसी भी भौतिक राशि के लिए परसेंटेज एरर कैसे लिखते हैं, नोट कर लीजिए पॉज करके। अब आइए देखते हैं सम एंड डिफरेंस के केस में हम कैसे अप्लाई करेंगे। मान लीजिए कोई वैल्यू दी गई है, किसी भौतिक राशि के लिए जो फर्स्ट वैल्यू दी गई है वो दी गई है a प्लस माइनस डेल्टा ए रियल वैल्यू है, प्लस माइनस डेल्टा इतना ही उसमें एब्सोल्यूट एरर आ सकता है। सेकेंड वैल्यू जो दी गई है वो कितनी दी गई है, सेकेंड वैल्यू वो दी गई है b प्लस माइनस डेल्टा b, ठीक है। अब आप समझ रहे हैं उसमें प्लस माइनस डेल्टा b की वो वैल्यू वहां से वेरी कर सकती है। तो अब यहाँ से अगर हम उसका सम करना चाहें, अगर हम उसके लिए लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं, सो इनका जो सम आएगा x प्लस डेल्टा x प्लस माइनस डेल्टा x इक्वल टू व्हाट। देखिए इसकी जो ये फिक्स वैल्यू है, जो हमारा रियल वैल्यू है, उसको एक साथ जोड़ लेंगे, a प्लस b कर लेंगे, प्लस माइनस करके डेल्टा a प्लस डेल्टा b करेंगे। यानी कि जो एब्सोल्यूट एरर होता है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, वो कभी नेगेटिव नहीं होता है।
तो यहाँ से अगर हम डेल्टा एक्स को कंपेयर करें, ठीक है, वो कितना हो जाएगा बताइए, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ठीक। और एरर हमेशा, भाई त्रुटि है तो गलती है तो वो ऐसा नहीं कि एक बड़ी सी गलती कर दी एक छोटी सी गलती कर दी तो बड़ी सी गलती के सामने छोटी सी गलती को माफ कर दिया, ये छोटी सी गलती कर दिए, 7-8 छोटी सी गलतियां की और फिर एक बड़ी गलती कर दी है, तो छोटी गलतियों को कोई हिसाब नहीं रखेगा, चलो भाई इसको माफ करते हैं, हम इस बड़ी गलती के लिए इसको सजा देते हैं। तो मिस्टेक्स हमेशा ऐड होते हैं, वो कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। तो जब भी अगर हम सम करेंगे या डिफरेंस करेंगे तो डिफरेंस का तो बात ही नहीं करना है, हमेशा सम ही होगा, उनको ऐड ही, अगर वो एरर है तो हमेशा वो ऐड ही होंगे। तो यहाँ पे जो डेल्टा एक्स है वो क्या है, वो हम इस दोनों का एब्सोल्यूट एरर है, अगर इसका डिफरेंस लेंगे तब भी यही आएगा और इसका सम लेंगे तब भी यही आएगा। तो डेल्टा एक्स को हम सम या डिफरेंस ऑफ इन गिवन वैल्यूज का हम एब्सोल्यूट एरर कह सकते हैं। अब इसके बाद हम इसके प्रोडक्ट की बात करें, अगर प्रोडक्ट का केस है तब क्या करेंगे, प्रोडक्ट के केस में जैसे मान लीजिए हमने कह दिया कि a इक्वल टू एक्स वाई, अब हमें क्या करना है, इसके लिए परसेंटेज एरर लिखना है। तो पहले तो हम ये समझे कि लिखते कैसे हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, a के लिए डेल्टा a अपॉन a, व्हाट इज दिस, दिस इज द क्या, दिस इज द व्हाट बोलिए, दिस इज द रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर, ये भिन्नात्मक त्रुटि हो गई। इसके लिए आपको प्रतिशत त्रुटि लिखना है, तो सबसे पहले भिन्नात्मक त्रुटि लिखना सीखिए। तो डेल्टा a अपॉन a होगा, ठीक, x के लिए लिखेंगे तो डेल्टा x अपॉन x, और आप जानते हैं log m इंटू n क्या होता है, log m प्लस log m। तो आप क्या लिखेंगे, डेल्टा a अपॉन a इक्वल टू डेल्टा x अपॉन x प्लस डेल्टा y अपॉन क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। अब परसेंटेज में चेंज करना है तो डेल्टा a अपॉन a इंटू 100, ठीक है, यहाँ प्लस माइनस आप लगा सकते हैं, इंटू 100 इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा x अपॉन x इंटू 100 प्लस डेल्टा y अपॉन y इंटू 100, ये हो जाएगा परसेंटेज एरर का फॉर्म, किसमें, प्रोडक्ट के टर्म में। अगर हम क्वीटेंट की बात करें, भाग के केस में बात करें, तो भाग के केस में क्या होगा, भाग के जैसे हमसे कह दिया कि p बराबर c अपॉन d, तब क्या हो जाएगा, तो p के लिए डेल्टा p अपॉन p इंटू 100, डायरेक्ट बता रहा हूं आपको। अब देखिए बटे में है तो आप ये सोच रहे हो सी डी पे पावर -1 हो गया सर, और सर ये -1 हो गया सर, ये आगे आएगा, ये तो आप कंफर्म है, और m इंटू n हो गया, इसके टर्म में हो गया, तो यहाँ तो ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा c अपॉन c इंटू 100 प्लस डेल्टा d अपॉन d इंटू 100, यहाँ माइनस नहीं होगा, माइनस नहीं होगा। मैं और साफ सुथरा लिख दे रहा हूँ, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, डेल्टा p अपॉन p इंटू 100 इक्वल टू डेल्टा c अपॉन c इंटू 100 प्लस 1 इंटू डेल्टा d अपॉन d इंटू 100। इस तरह से हम भाग के लिए भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं। एक विद्यार्थी जो है जल का अपूर्णांक 1.29, 1.33, 1.34, 1.35, 1.32, 1.36, 1.30 और 1.33 ज्ञात करता है। कोई स्टूडेंट्स वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करता है बेचारा, 8 बार वो एक्सपेरिमेंट करता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। आपको बताना है कि इसका माध्य मान क्या होगा, इसका माध्य भिन्नात्मक माध्य एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, माध्य निरपेक्ष त्रुटि क्या होगा, और परसेंटेज एरर क्या होगा। 3 चीजें आपको बतानी है। तो पहला वाला ये सॉल्व करते हैं, पहला हम निकालते हैं सॉल्यूशन इसका करते हैं, क्या हो जाएगा, माध्य मान का माध्य मान x बार इसको अभी आपने बताया था कि सभी मान को जोड़ करके जितनी संख्या है उससे भाग दे दीजिए। तो लिख लीजिए 1.29, 1.33, 1.34, 1.35, 1.32, 1.36, 1.30, 1.33 अपॉन क्या हो जाएगा 8। इसको जोड़िए और भाग देके बताइए कितना आ रहा है, फटाफट बताइए, ठीक है। इसको जोड़ के भाग देके बताइए कितना आ रहा है। तो जोड़ लिया होगा आपने, इसको डिवाइड करने के बाद आएगा 1.33, ठीक है।
तो आपने माध्य मान निकाल लिया। दूसरा आता है माध्य औसत त्रुटि, माध्य निरपेक्ष त्रुटि। दूसरा तो मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकलेगा? तो पहले प्रत्येक मान में एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे। माध्य तभी निकलेगा जब सारा का सारा हमें एब्सोल्यूट एरर मिला होगा। तो पहले निकालेंगे एब्सोल्यूट एरर मतलब क्या होगा? निरपेक्ष त्रुटि, ठीक है, इन फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, ठीक है, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। तो वो क्या हो जाएगा बताइए? डेल्टा x1 हो जाएगा। और वो कितना आएगा भाई? x बार माइनस x1। अभी फार्मूला लिखे थे पहले। तो x बार कितना है आपका? डिफरेंस कर लीजिए सर, परेशान नहीं होना पड़ेगा। x बार कितना है? 1.33 डिफरेंस 1.29। यार ये x1 ही तो बनेगा, ये x2 बनेगा, ये x3 बनेगा, ऐसे x8 तक है ना। तो आपको क्या निकालना है? माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकालना है। तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि के लिए पहले हर एक्सपेरिमेंट का निरपेक्ष त्रुटि निकालिए। वो कैसे निकलेगा? डेल्टा x1 बराबर x बार डिफरेंस x1। अब इसको जब घटाइएगा तो क्या हो जाएगा? 1.33 में से 1.29 घटाएगा, 13 में से 9 जा 13 में से 9 जा 4 0, तो क्या हो जाएगा? 0.04। इसी तरह से आप x क्या निकालिएगा? डेल्टा x2 निकालिएगा। चलिए पहले इतना बनाइए तब हम लिखे x1 x2 x3 x4 जो भी निकालना है। ठीक है, नोट हो गया। आइए अब देखते हैं। याद रखिएगा x बार 1.33 आया है, तो मैंने पूरा डाटा ही मिटा दिया। चलिए मुझे याद है, अब याद रखिएगा मैंने दूसरी डाटा क्या ली हुई थी। अब क्या हो जाएगा मेरे पास? डेल्टा x2 क्या आ जाएगा? डेल्टा x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? डेल्टा x2 क्या आ जाएगा? x बार डिफरेंस x2 x बार 1.33 है। और जो हमारे पास x2 की वैल्यू थी वो कितनी थी? x2 की वैल्यू सर वो भी 1.33 ही थी, मुझे जहां तक याद है 1.33। तो ये कितनी आ जाएगी? 0, ठीक है। इसी तरह से डेल्टा x3 निकाल लीजिए, तो वो क्या हो जाएगा? x बार डिफरेंस x3। मुझे वो नंबर्स नहीं याद आ रहे हैं, मैंने क्या क्या लिखा था। ऑर्डर में इधर उधर ऑर्डर चेंज हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला क्या था? 1.134 जो भी रहा 1.33 में से डिफरेंस करना है, माइनस में डिफरेंस करिए, कहीं आपको साइन लिखना ही नहीं पड़ेगा। 1.34 तो 0.01 आ जाएगा। फिर इसी तरह से डेल्टा x4 निकालिए, डेल्टा x5 निकालिए, डेल्टा x6 निकालिए और डेल्टा x7 निकालिए। निकाल लेंगे आप, खुद करिएगा। और निकालने के बाद डेल्टा x8 भी निकालिए, ठीक है। ये आप करेंगे जब डेल्टा x8 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो आप निकालेंगे डेल्टा x बार, ठीक है। डेल्टा x बार कैसे निकालेंगे? डेल्टा x1 बार प्लस डेल्टा x2 डेल्टा x2 प्लस डेल्टा x3 प्लस डेल्टा x4 प्लस डेल्टा x5 प्लस डेल्टा x6 प्लस डेल्टा x7 प्लस डेल्टा x8 अपॉन 8 हो जाएगा। यहां से आ जाएगा डेल्टा x बार, वो आप वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद आपको बताना है थर्ड नंबर में क्या बताना है आपको, ये तो आप पहले नोट कर चुके हैं। थर्ड नंबर पे आपको क्या बताना है बताइए? थर्ड नंबर पे आपको बताना है परसेंटेज एरर। तो अब आ जाइए उस पे परसेंटेज एरर वाले पे। तो परसेंटेज एरर क्या हो जाता है? परसेंटेज एरर होता है डेल्टा x बार अपॉन x बार। ये आप यहां से पाए होंगे इंटू 100। तो ये तो आप यहां से पाए होंगे, ये लिख लीजिएगा। x बार आप निकाले थे 1.33, 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपका ये भी आंसर परसेंटेज में आ जाएगा। प्लीज इसको करिएगा, इस क्वेश्चन को जो जहां तक मैंने किया उसको पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक है। तो ये रहा, हमने बेसिक बात पढ़ी, बहुत बेसिक बात पढ़ी। एरर क्या होता है, एरर के टाइप्स क्या हैं, फिर उनमें हमने यथार्थता पढ़ा और परिशुद्धता पढ़ा। फिर हमने बात की कि हम परसेंटेज एरर को कैसे कैलकुलेट करेंगे या एरर के बारे में सोचेंगे तो क्या क्या क्लासिफाई होगा। तो हमने एरर के लिए सबसे पहले लिया एब्सोल्यूट एरर, फिर हमने लिया मीन लिया, फिर मीन लेने के बाद हमने कौन सा एरर निकाला?
पहले रियल वैल्यू निकाला, फिर हमने मीन एब्सोल्यूट एरर निकाला, फिर मीन एब्सोल्यूट एरर निकाला, फिर हमने क्या निकाल लिया, फिर हमने रिलेटिव एरर निकाला, और फिर लास्ट में हमने क्या निकाल लिया, परसेंटेज एरर। एक चीज मैं आपको बता करके आज का लेक्चर कंप्लीट करता हूँ, ये आप करेंगे भाई, बता दे रहा हूँ, इसे आप कर करके आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपका आंसर परसेंटेज एरर में कितना आया। प्लीज मैं एक चीज बता दूं, कहीं पे अगर आपको लिख दे कि जैसे p इक्वल टू a²b/c और कहे कि p में परसेंटेज एरर लिखो, p में प्रतिशत त्रुटि लिखिए, त्रुटि लिखिए। मैं क्यों बता रहा हूँ भी पता चल जाएगा आपको। ये आपके सामने क्वेश्चन है, तो कुछ नहीं करना है, इसका सोल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ। p के लिए क्या होगा, डेल्टा p/p इंटू 100 इक्वल टू a के लिए क्या होगा। अब b और c को भूल जाइए, सिर्फ a के लिए देखिए, तो जो स्क्वायर है वो पहले आएगा, 2 इंटू डेल्टा a/a इंटू 100, जो पावर होगा वो पहले आ गया, और a के लिए क्या होगा, डेल्टा a/a इंटू 100, प्लस b के लिए क्या होगा, डेल्टा b/b इंटू 100, प्लस c के लिए क्या होगा, डेल्टा c/c इंटू 100। चाहे वो कितना भी माइनस में क्यों ना हो, हमेशा एरर पॉजिटिव होता है। इस तरह से आप बहुत सारे इक्वेशन खुद सोचिएगा। जैसे मैं दे दे रहा हूँ यस बराबर a²b³ √c × d, ठीक है। एक और दे दे रहा हूँ यस इक्वल टू p²q/q, इसके लिए आप सोचिएगा। तो आप बहुत सारा खुद सोच करके क्वेश्चन बना सकते हैं। जब आप खुद क्वेश्चन बनाएंगे तो वो आपके दिमाग की क्रिएटिविटी को और बढ़िया करेगा। तो मेरा आपसे यही सलाह है कि आप क्वेश्चंस खुद बनाएं, खुद क्वेश्चंस को करें, ठीक है। प्लीज़ इसको अच्छे से नोट्स बना लें, इसको अच्छे से पढ़ लें। बाकी वीडियो लेक्चर अगले क्लास में इसके आगे बढ़ेंगे, हम इस पर न्यूमेरिकल करेंगे, इसके एप्लीकेशंस देखेंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप लोग बेल आइकन भी हिट कर दीजिए, ताकि जैसे ही मैं वीडियो कोई अपलोड करूं आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए और आप एक सीरीज वाइज इस लेक्चर्स को पढ़ते चलें, ठीक है। थैंक यू।